Hello, dear student. Most welcome on the YouTube channel. हमने 11th 12th दोनों का सिलेबस स्टार्ट किया है। तो अभी तक हमारी 3 या 4 क्लास 12th के सिलेबस को लेके कंप्लीट हुई हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था। आज 11th के बच्चों को लेके पहली क्लास होगी। 11th के क्लास के बच्चे मतलब बहुत छोटी क्लास के बच्चे हो गए, पर अगर वो इतने साल के लगभग मैं मोर देन 25 ईयर से टीच कर रहा हूँ, तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि अगर स्टूडेंट 11 से ही सिंसियर हो जाए तो आईआईटी या किसी भी कम्पिटिटिव मेडिकल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन की डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और इजी पैटर्न से आईआईटी को क्रैक किया जा सकता है। तरीका यह है कि स्टूडेंट क्या करता है, 11th में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहता। जब 12th में आता है तो उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है, उसको आईआईटी की प्रिपरेशन करना होती है, 12th के सिलेबस को बोर्ड लेवल पे ले जाना होता है, 12th के सिलेबस को आईआईटी लेवल पे भी ले जाना होता है, साथ ही साथ 11th को रिटेन करना होता है। ऐसी कंडीशन में जनरली वो स्टूडेंट स्कैटर्ड हो जाता है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि 11th से ही अगर सीरियस हो जाए तो फिर कहीं भी कोई भी डिफ़िकल्टी 12th में नहीं आती, और 12th पर जनरली इसका लोड भी कम रहता है। तो मोस्ट वेलकम। हमारे बहुत छोटी क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे, सो मोस्ट वेलकम इन द क्लास बेटा। और बिल्कुल बिगिनिंग से बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा और आईआईटी एडवांस तक के क्वेश्चन 11th में ही करा दूंगा। जो जो टॉपिक आपको मैं टीच करूंगा 11th के पोर्शन के, वो आईआईटी एडवांस तक ले जाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले कुछ क्लासेस बिल्कुल बेसिक्स रहेंगी और जिस पे फंडामेंटल टर्म पे चर्चा करेंगे। तो आज हमारी 11th के बच्चों को लेके पहली क्लास है। बहुत सिंसियर तरीके से अगर क्लास को आपने फॉलो किया तो फिर कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ऐसा भी ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि कई बार स्टूडेंट कुछ क्लास ऑब्जर्व कर कुछ क्लास देखते हैं, फिर कुछ क्लास मिस कर देते हैं ऑनलाइन के लिए, तो उसमें डिफ़िकल्टी कहाँ आती है कि वो कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो क्लास में कनेक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि क्लास रेगुलरिटी रहना चाहिए। और वैसे भी सिर्फ क्लास की कनेक्टिविटी नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने के लिए भी ज़रूरी है कि कनेक्टिविटी लगातार रहे, वो रेगुलरिटी रहे। किसी भी चीज़ पे जिस पे वो स्टडी कर रहा है उस प्रोफेशन के प्रति ऑनेस्ट हो और अपने आप को कंटिन्यूअस फॉलो अप करता रहे कि हाँ, हमारी स्टडी की कंटिन्यूटी तो कहीं ब्रेक नहीं हो रही। चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहली क्लास। यूनिट एंड डायमेंशन हमारी पहली क्लास होगी, ठीक है। तो पहली क्लास में हम यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन को स्टार्ट करने के पहले हम साइंस को क्लासिफाइड करते हैं एक मोटे तौर पे। बहुत ज़्यादा साइंस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग साइंस की डेफिनेशन से लेके तो कोई कंपटीशन में क्वेश्चन आना नहीं है। साइंस को अगर हम देखा जाए तो साइंस का सिंपल मीनिंग होता है सिस्टमेटिक स्टडी। किसी भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर सिस्टमेटिक स्टडी जब हम करते हैं तो उसको साइंस कहते हैं। अब साइंस की वो डेफिनेशन होगी कि ये एक लैटिन वर्ड है, वो सब मैं नहीं करना चाहता हूँ, उससे आईआईटी का कोई मतलब नहीं निकलना, ठीक है। तो साइंस का मतलब एक सिंपल सा सिस्टमेटिक स्टडी। अब साइंस को अगर देखा जाएगा तो हम साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मैटर और एक होगा स्टडी ऑफ लिविंग मैटर। किस किस की स्टडी करना होगी इसमें? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मैटर एंड स्टडी ऑफ लिविंग मैटर। स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मैटर। दूसरा होगा स्टडी ऑफ लिविंग मैटर। लिविंग मैटर की स्टडी करेंगे और नॉन लिविंग मैटर की स्टडी करेंगे। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं है, ये स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मैटर है, ठीक है। नॉन लिविंग मैटर में अगर हम साइंस को क्लासिफाइड करेंगे तो इसको बोलेंगे फिजिकल साइंस। फिर से बता रहा हूं, इस डेफिनेशन को लेके तो कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, ठीक है। पर
मैं थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। फिजिकल साइंस, लिविंग मैटर की बात करोगे तो बोलोगे बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। अब कोई कहते हैं कि क्या फिजिकल साइंस दो ही पार्ट में डिवाइड होता है, तो बहुत सारी ब्रांच होती है फिजिकल साइंस की, पर आईआईटी लेवल या मेडिकल लेवल पर डिवीजन कर रहा हूँ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल साइंस भी दो पार्ट में डिवाइड होगी, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी के अंदर एनिमल्स की स्टडी करेंगे, बॉटनी के अंदर प्लांट्स की स्टडी करेंगे। हमारी बात फिजिक्स की बात करना है, तो फिजिक्स का मतलब होता है, फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करते बेटा फिजिक्स में? इन फिजिक्स वी हैव स्टडी द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। सिंपल सी डेफिनेशन है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी हैव स्टडी द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन आपको दो बार बोल चुका हूँ, समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं अंतर्गत हम किसकी स्टडी करेंगे? नेचुरल फिनोमिना। नेचर और नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करेंगे, उसको फिजिक्स कहेंगे। फिजिक्स अगर आप देखें तो बहुत सारी ब्रांचेज के अंदर डिवाइड होता है। जैसे अगर हम मास लेंथ टाइम की स्टडी करेंगे तो उसको मैकेनिक्स बोलेंगे। जिसके अंदर हम हीट टेम्परेचर इसकी स्टडी करेंगे उसको इलेक्ट्रिसिटी, हीट टेम्परेचर की स्टडी करेंगे उसको थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे, सॉरी। जिसके अंदर हम लाइट की स्टडी करेंगे उसको ऑप्टिक्स बोलेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स होगा, क्वांटम मैकेनिक्स होगा, रिलेटिविटी होगा, हाइड्रोडायनेमिक्स होगा, हाइड्रोस्टैटिक होगा। तो फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ब्रांच होती। पर अगर हम फिजिक्स को एक चैम्बर के अंदर डिवाइड करें तो 4 चैम्बर में मैंने फिजिक्स को इस तरीके से डिवाइड किया। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं आपको मिलेगा। ये अपना हमारा एक पर्सनल व्यू है कि अगर मुझे फिजिक्स को क्लासिफाइड करना हो इतने साल के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, तो मैं फिजिक्स को ऐसे क्लासिफाइड करूंगा। मैं फिजिक्स को अगर क्लासिफाइड करूंगा तो इस तरीके से 4 चैम्बर में क्लासिफाइड करूंगा। ये हमारा अपना पर्सनल व्यू है, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकता हूं कि 100% ये डिवीजन ही सही है, पर मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि इस तरीके से डिवाइड होना चाहिए। 4 चैम्बर, जैसे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, इसलिए साइंस को भी फिजिक्स का हार्ट माना जाता है। तो इसके भी कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो होगा क्लासिकल, पहला क्या हो जाएगा? क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल, क्वांटम, रिलेटिविटी, स्टैटिक्स, इस तरीके से डिवाइड करेंगे। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो कब अप्लाई करना चाहिए? जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहेंगे, जिसको हम लोगों को बिगिनिंग में 11th में स्टार्ट करना है। तो आपका यहाँ पर देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स तब अप्लाई होगी जब पार्टिकल की साइज बहुत कम होती। ये होता है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। इसको क्या लिखोगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। यहां क्या लिखोगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी। यहां पे आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी।
इसका मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स कब लगेगा? जब साइज ज़्यादा होगी। साइज कम होगी तो कौन सी मैकेनिक्स लगाएंगे? क्वांटम मैकेनिक्स। अब साइज का क्लैरिफिकेशन कैसे करेंगे? अगर साइज 10⁻⁻6 मीटर से ग्रेटर है, माइक्रोन से ग्रेटर है, अभी बताएंगे माइक्रोन क्या होता है, इससे ग्रेटर है, वैसे 10th के बच्चे को ये पता होता है, तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे। और अगर साइज 10⁻⁻6 मीटर से भी कम है तब हम क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे, यानी पार्टिकल और एटॉमिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर क्वांटम और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर क्लासिकल मैकेनिक्स लगाएंगे। और ये तब अप्लाई होगा व्हेन वी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर v c के ऑर्डर में होगा तब हम कौन सी मैकेनिक्स लगाएंगे? तब हम रिलेटिविटी बात करेंगे। ठीक है। स्टैटिक्स आपका 3 तरीके की स्टैटिक्स फिजिक्स में आएंगी। एक तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स आएगा, MBS, नाम सुना होगा आपने, MBS मीन्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। दूसरा आएगा बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, या ना भी सुना होगा तो अभी बता दे रहा हूँ। और तीसरा आएगा फर्मी डिरैक स्टैटिक्स, जिसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स की स्टडी आपकी 11th के सिलेबस में है, जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करेंगे। तो फिजिक्स को मैंने डिवाइड किया किसमें? एक चैम्बर में क्लासिकल, क्वांटम, रिलेटिविटी एंड स्टैटिक्स। टिल 10th तक आपने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के नाम सुने होंगे। फिजिक्स का मतलब होता है जिसको फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा डिफाइन करेंगे, या फिजिकल क्वांटिटी कहलाती जो फिजिक्स के लॉ के द्वारा गवर्न होंगी, उनको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 10th क्लास तक आपने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के नाम पढ़े होंगे, पर उसको एक क्लियर कट डिस्टिंग्विश नहीं किया या क्लियर कट डिवीजन नहीं किया। आज हम उन डिवीजन को करेंगे। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th 10th के अंदर वेलोसिटी, फोर्स, टाइम, प्रेशर, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कुछ आपने पढ़ा है। पर अब हम अगर पूरी फिजिक्स को डिवाइड करें तो पूरी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिवाइड करते हैं? तो फिजिक्स की स्टडी जब करेंगे तो सबसे पहला टर्म आएगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? जो फिजिक्स के लॉ के द्वारा गवर्न होती हैं उनको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। पर 10th क्लास का बच्चा तो फिजिक्स के सारे लॉ जानता नहीं है, तो फिजिकल क्वांटिटी अगर 10th लेवल के बच्चे से हम कहें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, या 11th वाले बच्चे से, तो जो ने अभी 10th पास किया, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। जिसे किसी एपरेटस के द्वारा मेजर किया जा सकता है उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इस पेन की लेंथ मेजर करना है तो किसकी हेल्प से मेजर करोगे? स्केल की हेल्प से मेजर करोगे। आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो किसकी हेल्प से करोगे? थर्मामीटर की हेल्प से मेजर करोगे। अगर आपको अपना वजन मेजर करना है तो बैलेंस की हेल्प से मेजर करोगे। तो अगर किसी टाइम मेजर करना है तो क्लॉक की हेल्प से मेजर करोगे। तो जिन क्वांटिटीज का आप मेजरमेंट कर सकते हैं उनको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। डेफिनेशन लिखूं या चलेगा? चलिए, तो नहीं लिख रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटी की सिंपल डेफिनेशन है द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करें तो इंटरनेशनल सिस्टम में 7 टर्म में फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड, कितने टर्म में? 3 टर्म में फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड होंगी, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल एंड डिराइव। तो कितने टर्म में डिवाइड होगी आपकी? 3 तरीके से जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड होगी। एक तो होगा आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होगा सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल। दूसरा क्या हो गया? सप्लीमेंट्री फंडामेंटल। और तीसरा होगा डिराइव। फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटीज भी लिख दूं, ठीक है? फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी।
ये पूरी फिजिक्स की सारी क्वांटिटी इस तरीके से देखा जाएगा। इंटरनेशनल सिस्टम में देखें, जिसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं, तो एसआई सिस्टम में 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है। इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो कितनी क्वांटिटी होंगी? ये 7 क्वांटिटीज होंगी। ये कितनी होंगी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी? 2। और इन 9 क्वांटिटी की हेल्प से जो क्वांटिटी जनरेट होंगी वो सबकी सब ड्राइव क्वांटिटी कहलाएगी। फंडामेंटल का मतलब जो अपने आप में कंप्लीट होती है, ठीक है। एलिमेंट्री क्वांटिटी भी कह सकते हैं, जिसको अदर क्वांटिटी की हेल्प से बनाया नहीं जा सकता, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब ऐसा कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब द क्वांटिटी विच कवर द कंप्लीट स्पान ऑफ फिजिक्स, पूरी फिजिक्स को कवर करेगा, या जो अपने आप में कंप्लीट होगी, जिसे किसी अदर क्वांटिटी की हेल्प से नहीं बनाया जा सकता, उसको बोलोगे फंडामेंटल क्वांटिटी। इंटरनेशनल सिस्टम में बात करेंगे तो 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी। कितनी क्वांटिटीज होंगी? 7 क्वांटिटी फंडामेंटल होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। आज बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूं बेटा, और अगर आज से ही आप क्लास स्टार्ट कर दोगे और ठीक से देखना शुरू कर दोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फंडामेंटल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटीज फंडामेंटल है? तो जैसा कि मैंने बता चुका हूं 7 क्वांटिटी फंडामेंटल। अब वो 7 क्वांटिटी में कौन कौन सी क्वांटिटी है? तो पहली क्वांटिटी आएगी लेंथ, सेकंड क्वांटिटी आएगी मास, थर्ड क्वांटिटी आएगी टाइम। ये जो फर्स्ट 3 क्वांटिटी हैं ये मैकेनिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। फोर्थ क्वांटिटी क्या आ जाएगी? टेम्परेचर, जो कि थर्मोडायनेमिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटी है। नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या आएगी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड फिर आएगा इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिसिटी की फंडामेंटल क्वांटिटी है। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी 12th के बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसमें हमने दिखाया था चार्ज को फंडामेंटल टर्म में कैसे मेजर करते हैं। और फिर आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये आपका कितनी क्वांटिटी हो गई? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। कौन से सिस्टम में बात कर रहे हैं हम? एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में 7 क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम इनकी मैकेनिक्स की क्वांटिटी लेंथ मास को देखें तो उसको और 3 सिस्टम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो मैकेनिक्स की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। कौन कौन सा आएगा? एक तो सिस्टम होगा CGS। C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, S मीन्स सेकेंड। इन CGS सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। ये CGS सिस्टम। दूसरा होगा FPS। FPS मीन्स लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज पाउंड एंड टाइम इज सेकेंड, फीट पाउंड सेकेंड। और एक और आएगा आपका MKS सिस्टम, MKS। मास इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड एंड मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है SI सिस्टम, जिसके अंदर 7 क्वांटिटीज होंगी। अब अगर हम देखें फंडामेंटल, हमने क्वांटिटी देखी है तो उनके फंडामेंटल यूनिट होंगे। तो लेंथ का अगर देखें फंडामेंटल क्वांटिटी, एक तो हमने बताया लेंथ होगा फंडामेंटल, दूसरा मास बताया, तीसरा टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट and amount of substance, and amount of substance, substance। लेंथ को SI सिस्टम में मेजर करेंगे मीटर में, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में,
इन क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट, उनको फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, इसको मेजर करेंगे टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को मेजर करोगे कैंडेला में, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करोगे एम्पियर में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करोगे मोल में। तो ये फंडामेंटल यूनिट हो गए। हमने जैसा कि कहा कि फर्स्ट 3 क्वांटिटी किस में इन्वॉल्व होगी, मैकेनिक्स में इन्वॉल्व होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम किसी भी 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी होगी उस पर भी बात कर लें। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, 2 there are 2 supplementary फंडामेंटल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी एक तो होगा एंगल और दूसरा होगा सॉलिड एंगल। एक क्या हो जाएगा आपका एंगल, दूसरा क्या होगा सॉलिड एंगल। तो कितनी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। ये मैं पहले भी लिख चुका हूं कि 7 फंडामेंटल होगा और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल होगा। एंगल, जैसा कि आपको पता है एंगल इक्वल टू होता आर्क बाई रेडियस, दूसरा होता सॉलिड एंगल। एक बार 11th के बच्चों से हमने पूछा सॉलिड एंगल क्या है, एंगल को सॉलिड कर दें तो सॉलिड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंगल का मतलब ये 2D पिक्चर के लिए होगा। ये किसके लिए होगा, 2 डायमेंशनल पिक्चर के। 3 डायमेंशनल पिक्चर की बात करोगे, 3D में मेजर करोगे तो सॉलिड एंगल। एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस, और इसका SI सिस्टम में जो यूनिट होगा वो रेडियन होगा। 3D में अगर मेजर करोगे तो सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल का मतलब होता है प्रोजेक्टेड एरिया, क्योंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी, तो एरिया का प्रोजेक्शन लोगे किस डायरेक्शन में वो आने वाले टाइम पे बताएंगे, ओवर स्क्वायर ऑफ द रेडियस और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और इसको मेजर करोगे स्टेरेडियन में मेजर करोगे। ठीक है, ये पिक्चर 3D में आएगा। तो एंगल इक्वल टू कितना हो गया, आर्क बाई रेडियन। रेडियन क्या होता है और डिग्री क्या होता है, इनमें आपस में रिलेशन होता है, वो भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि एंगल और सॉलिड एंगल में है 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एंगल को डिग्री को रेडियन में बदलना तो रेडियन इक्वल टू क्या करोगे, कोई एंगल डिग्री में दिया गया है, सपोज करो जो थीटा है, डिग्री में दिया गया, तो इसको पाई से मल्टीप्लाइड कर दें और 180 से डिवाइड कर दें तो ये रेडियन आ जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे 60 डिग्री एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहा हूं ना। 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, ताकि 10th के क्लास का बच्चा 11th के क्लास का बच्चा क्लास में बैठे तो उसे दिक्कत। अब 60 लिखोगे, इंटू पाई करोगे, बाय 180 करोगे, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, 5/3 रेडियन के बराबर होगा। उल्टा करना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो 1 पाई रेडियन इक्वल टू लिख दें 180 डिग्री। 1 पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180। मान लो अगर इसको 180 कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन है। जहां तक सॉलिड एंगल की बात है, सॉलिड एंगल की जरूरत आपको कम से कम 11th के सिलेबस में तो नहीं पढ़ना है, 12th में गॉस लॉ वगैरह में पढ़ता है तो उस समय वो टीच करेंगे, उस पर ज़्यादा भी नहीं जाना चाहते। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट की। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मेजरमेंट। सो फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट कर रहे हैं तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करेंगे तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है,
कम से कम हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे बड़ा सिंपल सी बात है, इस पेन की लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो बताओ इस पेन की लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ द पेन 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ दिस पेन अगर मैं कह दूं 10 सेंटीमीटर, तो 10 क्या हो गया? न्यूमेरिकल नंबर, और सेंटीमीटर क्या हो गया? यूनिट। यूनिट का मतलब किसी क्वांटिटी के सर्टेन मैग्नीट्यूड को एक स्टैंडर्ड नाम दे देते हैं और उस स्टैंडर्ड नाम को सेंटीमीटर, जैसे मान लो इतनी लेंथ को एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया सेंटीमीटर, तो इसी के 10 टाइम्स होगा। तो बताओ किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया तो कितनी चीज़ें मिनिमम? फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मिनिमम 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट क्या हो गया? न्यूमेरिकल नंबर, एंड सेकेंड यूनिट। अगर इसको मीटर में बदल दें तो बताओ जी कितने मीटर आ जाएगा? 0.1 मीटर आ जाएगा। अब 0.1 मीटर आने का मतलब क्या हो गया कि आपने यूनिट ग्रेटर कर दिया तो न्यूमेरिकल नंबर स्मॉलर हो गया। तो न्यूमेरिकल नंबर यूनिट के साथ कैसा प्रोपोर्शनल होगा? न्यूमेरिकल नंबर इंक्रीज हो रहा तो यूनिट डिक्रीज हो रहा, या यूनिट इंक्रीज हो रहा तो न्यूमेरिकल नंबर डिक्रीज। तो न्यूमेरिकल नंबर यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, चाहे वो कोई सा सिस्टम हो, SI, CGS, FPS, MKS, तो n इंटू यू ऑलवेज कॉन्स्टेंट होगा। न्यूमेरिकल नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट किसी भी सिस्टम में ऑलवेज कांस्टेंट होगा। n इंटू यू का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट। तो हमने कहा कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मिनिमम 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। कौन कौन सी 2 चीजें चाहिए हैं? फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर, एंड सेकेंड यूनिट। इन 2 चीजों से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम मेजरमेंट करते हैं। अब सवाल आता है कि जो हमने अभी इतनी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई हैं, इनको भी थोड़ा सा डिफाइन कर लें एक एक क्वांटिटी को। तो सबसे पहले ये फंडामेंटल यूनिट को डिफाइन कर लें। तो फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट आपने देखा, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, और लेंथ का SI सिस्टम में यूनिट होगा मीटर। अब मीटर को कैसे डिफाइन करें? तो पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में ये डेफिनेशन सेम होना चाहिए। तो ये बताया गया कि मीटर वो डिस्टेंस है, आप NCERT में निकालोगे तो एक चार्ट बना होगा, उसमें सभी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म लिखा हो। फिर भी बता दे रहा हूँ, मीटर वो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ से वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है यहाँ से यहाँ तक, और ये कितने सेकंड में आ रहा? 1 सेकंड के इतने पार्ट में, 299,792,458। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख रहा हूं। 1 सेकंड के अगर इतने पार्ट कर दें तो 1 सेकंड के इतने डिवीजन में वेलोसिटी ऑफ लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 1 मीटर कहलाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट दिस मच फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इतने फ्रैक्शन सेकंड में वेलोसिटी ऑफ लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको क्या बोलोगे? 1 मीटर बोलोगे। जैसे स्पीड इक्वल टू आपको बताया है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी? डिस्टेंस इज द काइंड ऑफ लेंथ, मींस फंडामेंटल। टाइम इज आल्सो फंडामेंटल। और हमने कहा था फिजिक्स में इन 9 क्वांटिटीज के अलावा जो भी क्वांटिटी होंगी वो सब ड्राइव क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी हो गई? ड्राइव क्वांटिटी हो गई। स्पीड कैसी क्वांटिटी? क्योंकि ये इन 2 फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बन रही है। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड की वैल्यू कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है 299,792,458 कर दें, मल्टीप्लाइड बाई दिस कर दें तो 1 मीटर आ जाएगा। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट दिस मच फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। वैक्यूम में इतने फ्रैक्शन सेकंड में वेलोसिटी ऑफ लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 1 मीटर होगा। क्लियर है? अब लेंथ का ऐसा सिस्टम में यूनिट हो गया मीटर। इससे छोटे भी हमें यूनिट चाहिए होंगे लेंथ मेजर करने के लिए, इससे बड़े यूनिट भी चाहिए होंगे। तो अगर लेंथ मेजर करने का हमें इससे छोटा यूनिट चाहिए है तो अब क्या हो जाएगा? मीटर से छोटा क्या होगा? सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻² मीटर। इससे भी छोटा आ जाएगा मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर। और छोटा होगा, मान लो मॉलिक्यूलर साइज मेजर करना है। क्या मेजर करना है? मॉलिक्यूलर साइज। तो मॉलिक्यूलर साइज का ऑर्डर माइक्रोन का ऑर्डर का होता है। किसके ऑर्डर का होता है? माइक्रोन।
तो 1 माइक्रोन 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, -6 मीटर, या 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। इसको माइक्रोन बोलते हैं, म्यू को मतलब माइक्रोन से, म्यू तो। और एटॉमिक साइज मेजर करना है, इससे छोटा साइज एटॉमिक साइज। तो जैसा कि आपको पता है एटम की साइज एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होती है, तो किसके ऑर्डर में होगी, एंगस्ट्रॉम के। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होगा, 10 टू द पावर -10 मीटर, और 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। इससे भी छोटा साइज निकालना है तो न्यूक्लियर साइज। आपको पता है एटम का एक टिनी सेंट्रल पार्ट होता है जिसका करेक्टर पॉजिटिव होता है, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं और उसका करेक्टर पॉजिटिव होता है। एटम का 99.9% मास वहीं पे सेंटर्ड होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज क्या होता है, पूरे एटम का 99% मास वहां पे सेंटर्ड होता है, वो फर्मी के ऑर्डर में होगा, 10 टू द पावर -15 मीटर और -14। इससे भी छोटा होगा एटो, न्यूक्लियर से भी छोटा होगा एटो, 10 टू द पावर -18, और भी छोटे यूनिट होंगे, पर प्रैक्टिकली बहुत छोटा यूनिट हम न्यूक्लियर साइज तक देखते हैं। और न्यूक्लियर साइज किसके ऑर्डर में होती है, फर्मी के ऑर्डर में होती है। किस ऑर्डर में होगी, फर्मी के ऑर्डर में। अब हम जाते हैं इसके तरफ, थोड़ा सा लार्जर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर लेंथ का हम कोई लार्जर यूनिट देखना चाहें तो आ जाएगा आपका, इससे बड़ा क्या आ जाएगा, मीटर से बड़ा यूनिट होगा किलोमीटर। जैसे आपके यहाँ से घर की डिस्टेंस मेजर करना है तो किलोमीटर आ जाएगा। किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, या 10 टू द पावर 3 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और बड़ा है, मान लो यहाँ से लेके सन तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो कुछ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज करेंगे, जैसे लाइट ईयर हमने यूज कर लिया। तो लाइट ईयर क्या होता है, लाइट द्वारा 1 ईयर में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको लाइट ईयर कहते हैं। कई स्टूडेंट ईयर देख के टाइम का यूनिट समझ लेते हैं, टाइम नहीं है, लाइट द्वारा 1 ईयर में जो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। टाइम क्या होगा, 1 ईयर में 365 डेज होंगे, एक दिन के अंदर 24 घंटे होंगे, एक घंटे के अंदर इतने सेकंड होंगे। इसको सॉल्व करो तो लाइट द्वारा 1 ईयर में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो लाइट ईयर कहलाएगा। 9.45 या 46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर आ जाएगा। इससे भी बड़ा यूनिट गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो पारसेक, जिसका फुल फॉर्म होता है पैरालैटिक सेकेंड। पैरालैटिक सेकेंड का मतलब होता है ये लाइट ईयर का लगभग 3.25 गुना होता है, 3.26 टाइम ऑफ लाइट ईयर। मीटर में बदलने तो लाइट ईयर की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो आ जाएगा 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, ये आ जाएगा। इससे बड़ा भी डिस्टेंस का कोई यूनिट नहीं होगा। तो हमने अभी देखो लेंथ की डेफिनेशन बताई है, फिर मीटर की डेफिनेशन बताई है, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी के रिगार्डिंग हमने इंफॉर्मेशन दे दी, कुछ स्मॉलर यूनिट दे दिए, कुछ ग्रेटर यूनिट दे दिए। इसमें भी हम कहाँ तक पॉइंट लगाएंगे, कैसे होगा, वो आपको सिग्निफिकेंट डिजिट वगैरह में आने वाले टाइम पे बताएंगे, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी। आज मैं सारी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम 3-4 के तो लिख ही दूँ। दूसरा होगा आपका मास। मास का एसआई सिस्टम में जो यूनिट होगा, फंडामेंटल यूनिट होगा, वो होगा किलोग्राम। किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम की भी डेफिनेशन दी गई है, आप वहां देखेंगे उसमें लिखा है प्लेटिनियम इरिडियम का एक एलॉय है जो कि पेरिस की लेबोरेटरी में रखा है, फिजिक्स की लेबोरेटरी में, और उसका मास 1 kg है। पर वो डेफिनेशन चूंकि प्रैक्टिकली नहीं है तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन होता है मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। ये डेफिनेशन भी जनरली एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, कंपटीशन की बात कर रहा हूं, स्कूल में तो पूछी जा सकती। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। 4 डिग्री पर 1 लीटर वाटर का मास 1 kg होता है। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। अब सवाल आता है कि 4 डिग्री पर ही क्यों लेते हैं, तो 4 डिग्री पर इसलिए लेते, कोई भी डेफिनेशन दी जाती है तो या तो मैक्सिमा पे दी जाती है या मिनिमा पे। 4 डिग्री पर वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होगी या वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होगा।
क्योंकि जो वाटर का एक्सपेंशन होता है वो एनालॉमस एक्सपेंशन होता है। वाटर का एक्सपेंशन कैसा होता है? एनालॉमस एक्सपेंशन। तो हमने कहा मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, 4 डिग्री पर 1 लीटर वाटर का मास 1 kg। अब आपका अगर यहाँ पे अगर वाटर का वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करें तो इस ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसी आएगी, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि 4 डिग्री पर ही क्यों लिया गया है। या डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पे डेंसिटी ले लें वर्सेस टेम्परेचर, ये दो ग्राफ प्लॉट कर रहा है। तो 4 डिग्री पर क्यों लिया, ये आपको आइडिया लग जाएगा। वाटर का जो एक्सपेंशन आएगा वो ऐसा आता है, 4 डिग्री पर वाटर का, या ऐसा आएगा, 4 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। डेंसिटी क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि वॉल्यूम मिनिमम होगा। 4 डिग्री पर वाटर का वॉल्यूम कैसा होगा? 4 डिग्री पर वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होगा। यह है 4 डिग्री, और 4 डिग्री पर वाटर का वॉल्यूम, यहां पे देखेंगे ये वॉल्यूम ले लिया, यहां पे क्या लिया है? टेम्परेचर, यहां भी टेम्परेचर लिया। तो 4 डिग्री पर वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है, या 4 डिग्री। एक बार ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आया है, उसमें आया था कि टेम्परेचर 0 डिग्री से 10 डिग्री तक लाएं तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो 0 डिग्री पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा यहाँ पे कहीं, और 10 डिग्री पे वॉल्यूम, तो पहले तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, मिनिमम होगा, फिर इंक्रीज होगा। तो कई बच्चे थर्मल एक्सपेंशन में ढूंढ रहे थे, बड़ी दिक्कत हो रही थी। सिंपल सी डेफिनेशन से पता चल गया कि अगर 0 डिग्री पर देखें तो वॉल्यूम ज़्यादा है, 4 डिग्री पर मिनिमम हो गया, 4 डिग्री के बाद फिर तो उसमें 4 ऑप्शन थे, वॉल्यूम ऑलवेज डिक्रीजेज, वॉल्यूम ऑलवेज इंक्रीजेज, फर्स्ट डिक्रीजेज अटेन मिनिमम वैल्यू देन इंक्रीजेज, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है। अब आपका अभी देखा कि एटम का जो साइज होता है वो किस में ऑर्डर में होता है? एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब 1 सेंटीमीटर के लगभग 10 करोड़ टुकड़े करते हैं, इतना छोटा साइज होती है। तो नेचुरल उसका मास भी बहुत छोटा होगा। तो उसके मास को मेजर करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करेंगे उसका नाम हो जाएगा आपका एएमयू। एएमयू, एएमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ये किसका यूनिट है बेटा? एएमयू किसका है? मास का यूनिट है। कैसे? पार्टिकल का, एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल का मास मेजर करने के लिए। इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, लगभग एक प्रोटॉन के मास के बराबर, या 1 न्यूटन के मास के बराबर। केमिस्ट्री वाले ऐसे डेफिनेशन देंगे, मूवी में लिखे दे रहा हूं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612 डिवाइडेड बाई 2। एक और बात है, हायर फिजिक्स में मास और एनर्जी में अंतर नहीं रह जाएगा। तो 1 AMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होगा। 1 AMU होता है, अगर मैं यहाँ लिखूं तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये अब आपका मतलब और बड़ा यूनिट चाहिए तो हम क्विंटल में मेजर करेंगे, और ज़्यादा टन में मेजर करेंगे, और चंद्रशेखर लिमिट भी है फिर। ठीक है, पर अभी उस पर नहीं जाना चाहते उतने दूर तक। तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल लिखा। जी क्या लिखा? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या लिखा है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल साहब। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, और थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाएगी आपकी टाइम। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम आएगा। तो टाइम का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होगा? टाइम का एसआई सिस्टम में यूनिट होगा सेकंड। सेकंड किसका यूनिट है?
टाइम का। अब सेकंड क्या है, उसकी भी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी, सीजियम 133। सीजियम एक आपकी दुनिया की मोस्ट फोटो सेंसिटिव मेटल होती है जिसका एटॉमिक वेट 133 होता है। मोस्ट फोटो सेंसिटिव क्यों होगी, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम होगा। वर्क फंक्शन क्या होता है वो अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वो 11th के बच्चों को अभी समझने की जरूरत है। तो सीजियम 133 हाइपर लाइन एमिट करता है। कितनी लाइन एमिट करता है, 9192631770। इतनी हाइपर लाइन्स ग्राउंड स्टेट में जब वो इमिट करेगा तो उसका जो टाइम इंटरवल होगा वो 1 सेकेंड होगा। देख लेंगे एनसीईआरटी से। सीजियम 133 कितनी लाइन एमिट करेगा, हाइपर लाइन एमिट करेगा 9192631770। इतनी लाइन सबमिट करने का जो ड्यूरेशन आएगा वो 1 सेकंड। तो कई बार बच्चों को लगता है कि सेकंड बहुत छोटा सा टाइम है, लेकिन अगर हम एटॉमिक क्लॉक के बिहाफ पे देखें तो सेकंड बहुत बड़ा टाइम है। इतने वाइब्रेशन के ड्यूरेशन का टाइम 1 सेकंड होता है। एक पूरा एक मोबाइल नंबर है, इस पर फोन लगा के मत देखना नहीं तो नंबर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड वो टाइम इंटरवल है जिसमें सीजियम 133 इतने बार वाइब्रेट करेगा। अब इससे बड़ा टाइम क्या होगा, सेकंड से बड़ा हो जाएगा मिनट, फिर और बड़ा आवर्स, फिर डे, फिर वीक, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर डिकेड, फिर सेंचुरी, फिर एज, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ऐसे आ जाएंगे। छोटे टाइम निकालोगे मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, ये सारी बातें आ जाएंगी। तो ये टाइम को लेके आ गया, ठीक है। अब मैं इन सबको लिख नहीं रहा हूँ कि ईयर कितना होता है, 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1/60, ये सब नहीं लिख रहा हूँ। तो टाइम का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या हो गया, सेकंड। और टाइम का एसआई सिस्टम में नहीं, किसी भी सिस्टम में देखेंगे तो टाइम का यूनिट सीजीएस में भी सेकंड होता है, एफपीएस में भी सेकंड होता है, एमकेएस में भी सेकंड होता है। तो टाइम किसी भी सिस्टम में मेजर किया जाएगा इंटरनेशनली तो वो सेकंड में ही मेजर करा जाएगा, जिसमें सीजियम 133 इतने बार वाइब्रेट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाएगी टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर किसको बताती है, टेम्परेचर की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी तो आपने लिखा हो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। लेकिन हमने बताया था फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मैटर, तो इसमें कोई भी फीलिंग का टर्म नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, टेम्परेचर, अगर मुझसे कोई पूछे कि टेम्परेचर को आप कैसे डिफाइन करोगे तो मैं कहूँगा टेम्परेचर इज ए फिजिकल टर्म और फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर एक टर्म है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। It represents the direction of flow of heat. Direction of flow of heat. हीट के फ्लो की डायरेक्शन को बताएगा। हीट कैसे फ्लो होती है, हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा। और जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल होता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम अगर जैसे मान लो एक बॉडी ए है और ये बॉडी बी है और ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए और बी कैसी में, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो मैं एक बार कह सकता हूं कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन होगी, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों के अंदर इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा। क्या लिख दें, अगर ए बॉडी का टेम्परेचर TA लिख दें और बी बॉडी का टेम्परेचर TB लिख दें, सो TA इक्वल टू TB होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं देन दे हैव सम कॉमन प्रॉपर्टी, दिस कॉमन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट जो टेम्परेचर का होगा वो केल्विन होगा। एक और बात बता दें, केल्विन एक ऐसा स्केल है जिसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। अभी तक कोई साइंटिस्ट सही मायने में 0 केल्विन पे भी नहीं पहुंचा। तो नेगेटिव कहना तो ठीक नहीं है क्योंकि 0 से स्मॉलर क्वांटिटी ही नेगेटिव होगी। तो केल्विन एक ऐसा स्केल है जिसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती।
नेगेटिव वैल्यू ऑफ केल्विन डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपने टेम्परेचर को मेजर किया है, जैसे आप लोग जब फीवर वगैरह अपना मेजर करते हैं तो फ़ारेनहाइट में करते हैं। टेम्परेचर का और मेजरमेंट होता है डिग्री सेल्सियस, और होता है र्यूमर, और होता है रेयर। इनमें आपस में रिलेशन होता है। कैसे आते हैं उन रिलेशन पे अभी जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, या बताऊं? ठीक है, क्या आ जाएगा? एफ माइनस, डायरेक्ट रिलेशन लिखे दे रहा हूँ। आने वाले टाइम पे तो एक टॉपिक होगा थर्मल, हीट एंड टेम्परेचर, या थर्मल एक्सपेंशन है, उसमें ये सब कुछ बताया जाएगा। एफ माइनस 32/9 इक्वल टू C/5 इक्वल टू T माइनस 273/5 इक्वल टू R/4। R क्या है? र्यूमर स्केल। तो ये आपस में रिलेशन, F रिप्रेजेंट यहाँ फ़ारेनहाइट, C डिग्री सेल्सियस, T केल्विन, R र्यूमर स्केल। ट्रिपल पॉइंट का केल्विन की डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम उसका ट्रिपल पॉइंट निकालें वाटर का एक पर्टिकुलर प्रेशर पर, उसके 273.16 डिवीजन कर दें तो उस डिवीजन की जो वैल्यू करते हैं उसका वैल्यू होती है 1 केल्विन। क्लियर हो गया? 1 केल्विन का मतलब हो गया किसके? उसके कितने डिवीजन कर दिए आपके? 273.16 डिवीजन कर दें तो इतने डिवीजन की वैल्यू 1 केल्विन हो जाएगी। मुझे लगता है कि अब डेफिनेशन एनसीईआरटी की जो सीरीज है, एनसीईआरटी की एक टेबल बनी है, वहाँ से आप देख लोगे, या फिर मैं लिखूँ? चलिए, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी यहाँ पे आ जाएगी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लिख लोगे, उससे पढ़ लोगे, क्योंकि ये डेफिनेशन कंपटीशन में तो नहीं आती, पर ये पता होना चाहिए। और अगर मान लो लिखना भी चाहें तो देखो कैसे निकालते हैं, इनमें आपस में रिलेशन कैसे निकालते हैं। एक्स माइनस, मैं थोड़ा बता ही दे रहा हूँ, नहीं तो मन में चलता रहेगा कि पता नहीं किसी बच्चे को में रिलेशन कैसे आया, कोई बच्चा पूछ सकता है। एक्स माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि इस 11th की क्लास में पूरे डेरिवेशन लिखूंगा। अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स। एक्स माने कोई सा भी स्केल है आपका, ये हमेशा किसी भी स्केल के लिए ये वैल्यू बराबर होगी। जैसे सेल्सियस की बात करें, केल्विन की बात करें, र्यूमर की बात करें, फ़ारेनहाइट की बात करें, यही तो होगा। तो सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट 0 होता, अपर फिक्स पॉइंट 100 होता, ये सेल्सियस। एफ का लोअर फिक्स पॉइंट 32 होता है और ये 212 होगा। केल्विन का लोअर फिक्स पॉइंट 273 होता है, अपर फिक्स पॉइंट 373 होगा। इसका लोअर फिक्स पॉइंट र्यूमर का 0 होता है और अपर फिक्स पॉइंट 80 होता है। ठीक है, अपर फिक्स पॉइंट ये वाटर का कौन सा पॉइंट है? फ्रीजिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो अगर सी लिखोगे तो सी, इसका लोअर फिक्स पॉइंट 0, तो सी माइनस 0 ओवर अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट का डिफरेंस, तो 100 माइनस 0। एफ करोगे तो एफ माइनस 32 और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा? 212 माइनस 32। यहां करोगे तो कितना आएगा? T माइनस 273 डिवाइडेड बाई करोगे तो 373 माइनस 273। यहां करोगे तो R माइनस 0 बाय 80 माइनस 0। और इनमें आपस में जब रिलेशन करोगे, सॉल्व करोगे 20 से मल्टीप्लाइड करके, तो C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू T माइनस 273/5 इक्वल टू R/4। ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में या इसमें बदलना है तो बड़े आसानी से बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम एग्जाम्पल के टर्म में कहते हैं कि 27 डिग्री को केल्विन में बदल लें, ये 27 डिग्री है और इसको किस में बदलना है? केल्विन में। तो कितना केल्विन आ जाएगा यहाँ पे? तो बहुत बड़ा काम तो नहीं किया। डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलना है, तो बताओ क्या रिलेशन आया?
T इक्वल टू, केल्विन का स्केल आया था, T इक्वल टू 273 प्लस C आ जाएगा। तो बताओ कितना आएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस स्केल पे फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट स्केल सेल्सियस स्केल बराबर होगा, एट विच टेम्परेचर F and C giving equal value, F and C giving equal value। तो आपका रिलेशन है F माइनस 32/9 इक्वल टू C/5। अब मान लो F को लिख दिया X, तो X माइनस 32/9 और C को भी X लिख दिया तो X/5। सॉल्व किया तो X इक्वल टू -40 आ गया। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था मैं पूरी फंडामेंटल क्वांटिटी आज बात करना चाहता हूँ, तो मैं बात कर देता हूँ। नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाएगी आपकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये ऑप्टिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या कहलाती है, देखो सन से जो लाइट आते हैं वो कितने तरीके के रेडिएशन आते हैं, सन से 3 तरीके के रेडिएशन आएंगे। अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइट आएगी, विजिबल रीजन की लाइट आती, इंफ्रारेड रीजन की लाइट आती। तो जो टोटल लाइट इंसिडेंट होती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं, रेडिएंट फ्लक्स। क्या बोलते हैं, रेडिएंट फ्लक्स, जिसमें हर तरीके के रेडिएशन इन्वॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं रेडिएंट फ्लक्स। और उसमें केवल अगर विजिबल रीजन की लाइट इंसिडेंट कराएं, केवल विजिबल रीजन की लाइट को मेजर करें, तो उसको बोलते हैं ल्यूमिनियस फ्लक्स। ल्यूमिनियस फ्लक्स का मतलब होता है ओनली विजिबल रीजन लाइट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलोगे, ल्यूमिनियस फ्लक्स। एक तो हो गया आपका। अब हम निकाल रहे हैं ल्यूमिनियस फ्लक्स। पहले तो रेडियंट रेडियंट पे इतना दूर तक नहीं जाना चाहते हैं, तो ल्यूमिनियस फ्लक्स। ल्यूमिनियस फ्लक्स का मतलब ओनली विजिबल रीजन लाइट। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये किताबों में नहीं दी है, ठीक है ना, तो मैं जो नहीं दिया किताब में वो लिख दूं, ओनली विजिबल रीजन लाइट। विजिबल रीजन का मतलब समझते हैं, विबग्योर। विजिबल रीजन लाइट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो करते हैं उसको बोलते हैं ल्यूमिनियस फ्लक्स। अब आता है कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या है। ये तो ल्यूमिनियस फ्लक्स है। ल्यूमिनियस फ्लक्स को मेजर किस में करते हैं, ल्यूमिनियस फ्लक्स को मेजर करते हैं ल्यूमेन में। इसका ऐसा यूनिट ल्यूमेन होता है। अब आता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मतलब होता है ल्यूमिनियस प्लस ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मतलब होता है ल्यूमिनियस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। ल्यूमिनियस फ्लक्स फ्लक्स बाय सॉलिड एंगल। ल्यूमिनियस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल को बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसका एसआई सिस्टम यूनिट क्या बताया अभी अभी, ल्यूमेन। और इसका क्या बताया, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन और ल्यूमेन बाय स्टेरेडियन को बोलते हैं कैंडेला। ये होता है कैंडेला। क्लियर। एक और टर्म आएगा एल्यूमिनेंस। एल्यूमिनेंस का मतलब होता है ल्यूमिनियस फ्लक्स बाय एरिया। फ्लक्स बाय एरिया। और इसको मेजर करोगे ल्यूमेन बाय मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं लक्स।
या ल्यूमेन बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं फॉट, और 1 फॉट होता है 10⁴ लक्स। कई बच्चों के दिमाग में एक मिस कॉन्सेप्ट होता है कि एसआई का यूनिट बड़ा होता, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट हो गया कैंडेला। हमने केल्विन की डेफिनेशन बताई थी कि थर्मोडायनेमिक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के 1/273.16 पॉइंट करें तो उसको क्या बोलते हैं, केल्विन। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डेफिनेशन स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कि अगर मान लो हम कोई ब्लैक बॉडी ले लें, हो सकता है आप कोई नई डेफिनेशन भी आ गई हो, ऐसा भी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही रिसेंट कोई जनरल आया हो तो और कोई डेफिनेशन आई वो भी देख लेंगे। ये आपका हमने यहाँ पे ले लिया ये यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होल ले लिया, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी ले ली बेटा। क्या ले लिया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और ये मान लो यहाँ होल ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और इसमें से विजिबल रीजन की लाइट डाली। कौन सी रीजन की, पूरा रेडियंट फ्लक्स नहीं डाल रहे, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होल लिया, 1 सेकंड तक इस पर विजिबल रीजन की लाइट डाली, तो जो भी लाइट आएगी उसका 1/60th पार्ट 1 कैंडेला कहलाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से बोल रहा हूं, क्या लिया हमने, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी ले ली, परफेक्टली ब्लैक बॉडी में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होल कर दिया, इसमें विजिबल रीजन की लाइट इंसिडेंट कराई 1 सेकंड तक, जो भी लाइट इंसिडेंट हुई उसका 1/60th पार्ट 1 कैंडेला कहलाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और एक डेफिनेशन आती है आपका 1979 में कि 640 × 10⁻14 हर्ट के ऊपर 14 या 12, जहाँ तक 12 है, 12 ये वैल्यू मुझे कन्फर्म याद नहीं आ रही, इसका 1/683 पे देखें रेडिएशन का बनाएं, तो इस पे जो लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट इस फ्रिक्वेंसी पर उसके इतने पार्ट पर जो लाइट इंसिडेंट होती है उसको कहते हैं कैंडेला। ये शायद 12 है, बहुत कन्फर्म याद नहीं, क्योंकि ये डेफिनेशन तो खैर याद ही करना पड़ती है, ये तो कुछ ऐसा है नहीं कि आप ड्राइव कर सकते हो। तो ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा 540 × 10⁻12 ऐसा कुछ था, इतने हर्ट पर, ये देख लेना बेटा आप लोग, और उसके इतने पार्ट कर दें, मतलब कैंडला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी in a given direction, source of monochromatic frequency this much, radiant intensity in all direction, इसका 1/683 पार्ट कर दें, तो इतना जो डिवीजन होता है वो 1 कैंडला होता है। जहां तक मुझे याद है इतना ही है, ये या तो 12 है या 14 है, ये आप देख लेंगे। हाँ, मैं थोड़ा सा देख लूँ कि 12 होगा या 14। मेरे हिसाब से 12 होना चाहिए, क्यों, विजिबल रीजन के स्पेक्ट्रम हाँ इसी रीजन तक जाता है, ठीक है, तो ये देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी की एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसा हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। किस चीज की फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई है ये, इलेक्ट्रिक करंट, हाँ इलेक्ट्रिसिटी की फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I = Q/T। इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं, इसका यूनिट एम्पियर होता है। ऐसा सिस्टम में यूनिट होगा एम्पियर। एम्पियर क्या है, अब वो डेफिनेशन अभी हाल तो याद करना है, लेकिन 12th में ये सारी चीजें ड्राइव करके देखी जा सकती कि अगर 2 वायर हैं,
जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है और लेंथ इनफाइनाइट है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं वैक्यूम में, और एक वायर दूसरे वायर पर 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन। फिर से कह रहे हैं 2 वायर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 1 मीटर इन वैक्यूम, फोर्स पर यूनिट लेंथ दिस मच, देन करंट फ्लोइंग ईच कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सन होगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट आ गया। नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी आएगी आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मोल में कहोगे। हमने क्या कहा, 2 वायर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 1 मीटर इन वैक्यूम, फोर्स पर यूनिट लेंथ दिस मच, देन करंट फ्लोइंग ईच कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। फिर आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस पे ज़्यादा चर्चा हम इसलिए नहीं करते, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, और केमिस्ट्री में पहला ही टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा दिन तक टीचर टीच करता है, तो वो वहाँ पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर करोगे, एसआई सिस्टम में यूनिट, इसका यूनिट होगा मोल। और मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट, या एटॉमिक स्केल में है तो एटॉमिक। जैसे अगर मैं कह दूं एग्जाम्पल के टर्म में 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे, 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो मोल में कन्वर्ट करेंगे तो बताओ, मास तो हो गया 8 ग्राम, और ऑक्सीजन को लिखते हैं O 816, चूंकि डायटोमिक गैस है तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 32, तो 1/4 मोल हो जाएंगे, 0.25 मोल आ जाएंगे। तो ये हमने थोड़ा सा फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में बता दिया, एंगल और सॉलिड एंगल के टर्म में ऑलरेडी बता दिया, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, और इसका कैसे मेजर करते हैं वो आपको बता दिया कि मेजरमेंट करने का ये तरीका हो गया। इतना तो मुझे नहीं लगता कि कहीं तक कोई दिक्कत होगी। अब हम आता है कि ड्राइव क्वांटिटी क्या है। नेक्स्ट पार्ट आता है ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी जैसा कि नाम से पता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ड्राइव, इट इज ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल, इसको बोलेंगे ड्राइव क्वांटिटी। जितनी भी फिजिक्स के अंदर इन 9 क्वांटिटीज के अलावा जो भी क्वांटिटीज होंगी वो सब ड्राइव क्वांटिटीज होंगी। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बताया था स्पीड, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी। कैसे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम निकाला था, डिस्टेंस इज द काइंड ऑफ लेंथ मीन्स फंडामेंटल, टाइम इज आल्सो फंडामेंटल, और इन दो फंडामेंटल की हेल्प से नई क्वांटिटी बन गई है, वो आपका क्या हो गया, ड्राइव क्वांटिटी। चार्ज देखें, Q इक्वल टू आई इंटू टी, अभी 2 मिनट पहले ही लिखा, 1 ही मिनट पहले लिखा, Q इक्वल टू आई। तो करंट फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी होगी। तो कोई भी जो क्वांटिटी इन क्वांटिटी की हेल्प से बनेगी वो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएंगे। टॉपिक आज जो स्टार्ट करना था वो यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर रहे थे, तो अब हमें डायमेंशन पे जाना है। तो डायमेंशन क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट के टर्म में जब लिखते हैं तो उसके ऊपर जो पावर होती है उसी को बोलते हैं डायमेंशन। क्या होता है डायमेंशन, क्या होता है, जैसे अभी स्पीड बोला तो डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो डायमेंशन का मतलब होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट के टर्म में जब आप लिखोगे तो उसके ऊपर जो पावर्स आती हैं फंडामेंटल यूनिट के टर्म में जो पावर आएंगी उसी को डायमेंशन कहते हैं। जैसे अभी स्पीड लिखा था, तो स्पीड इक्वल टू क्या था बताओ, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। जैसा कि आपको बताया डिस्टेंस इज द काइंड ऑफ लेंथ मींस फंडामेंटल, तो डिस्टेंस को, लेंथ को किस में मेजर करोगे, मीटर में, टाइम को किस में मेजर करोगे, सेकंड में, तो यूनिट क्या हो गया, मीटर सेकंड की पावर माइनस। तो जो पावर आ रही इन पावर्स को ही डायमेंशन बोलते हैं। इन पावर्स को क्या बोलते हैं, मीटर की पावर 1 है, सेकंड की। डायमेंशनल फॉर्मूला अलग चीज है, डायमेंशन अलग है। पावर्स को डायमेंशन कहते हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला
ये डायमेंशन है, ये पावर आ रही हो, ये पावर आ रही है यहाँ पे, ये पावर आ रही, ये आपका डायमेंशन कहलाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब होता है अब जैसे आपने स्पीड का लेंथ को किससे लिखोगे, लेंथ को एल से लिखते हैं, लेंथ को लिखेंगे एल से, कैपिटल एल से, मास को एम से लिखेंगे, टाइम को टी से लिखेंगे, टेम्परेचर को थीटा से लिखेंगे, करंट को आई या ए से लिखोगे, इस तरीके से। अब स्पीड का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो स्पीड इक्वल टू क्या आया था बताओ, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशनल, डिस्टेंस इज द काइंड ऑफ लेंथ, एल से लिखा, टाइम को टी से लिखा। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो आ गया एम नॉट, एम एल टी के टर्म में लिखते एल टी माइनस वन, एम नहीं भी लिखो तब भी चलेगा, और हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखना है इसको। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज करो मान लो हमें और किसी क्वांटिटी की बात करना, एसिलेशन की बात करना, तो एसिलेशन की अगर डेफिनेशन पता है या फॉर्मूला पता है तो आप निकाल लोगे। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही स्पीड का डायमेंशन होगा। हालांकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है आपका वेलोसिटी, लेकिन डायमेंशन की एक सबसे बड़ी कमी है कि ये इस बात में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि वेदर द क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर। तो स्पीड का क्या है, अभी अभी निकाला एल टी माइनस वन, इस पर टी से और डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, एम नॉट एल टी माइनस टू। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, एसिलेशन का आ गया। मान लो फोर्स का निकालना है तो बस हमें सिर्फ फॉर्मूले पता हो और हमारा काम बन जाएगा। फोर्स का निकालना तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू आएगा मास इनटू एसिलेशन। अब मास को आपने एम से लिखा और एसिलेशन को लिखा अभी अभी निकाला एल टी माइनस टू, तो ये इसका डायमेंशन आ जाएगी मूवमेंट। अब अगर इस डायमेंशनल फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो हम यूनिट भी लिख सकते हैं। एम का मतलब किलोग्राम, एल का मतलब मीटर, सेकेंड की पावर माइनस टू। इसको एक वर्ड में लिखेंगे तो न्यूटन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, न्यूटन, जो कि एसआई सिस्टम में होगा। सीजीएस में लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड की पावर टू, इसको डायन लिखोगे। और 1 न्यूटन कितना डायन होता है, 1 न्यूटन में कुछ डायन होते हैं वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डायन। कहां से आएगा, वो भी डायमेंशन की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन डायमेंशन का जो डीमेरिट निकल के सामने आया था वो इस बात पे आया था कि इस बात को नहीं बता पाएगा कि क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट निकालोगे तो मीटर आएगा, डिस्टेंस का निकालोगे तो मीटर आएगा, दोनों का डायमेंशन एल आएगा। फिर आपको डायमेंशन की हेल्प से क्वांटिटी के स्केलर या वेक्टर होने का जानकारी नहीं मिलेगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, करीब करीब एनसीईआरटी में 100 के करीब फॉर्मूले लिखे हैं। वो सारे फॉर्मूले आपको याद करना होंगे और उसके बिहाफ पर तो वो फॉर्मूला याद तो कोई बच्चा लगभग नहीं करता है, कुछ बेसिक से फॉर्मूले याद कर लेता है और फिर जब वो यूज करता रहता है फिजिक्स में उन फॉर्मूले को, तो यूज करते करते उसे याद हो जाते। अलग से कोई कॉपी में लिख के तो याद करेगा नहीं, फिर भी एक बार फॉर्मूले पर आपको लोगों को नजर डालना पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर डायमेंशन का यूज क्या है, यूज ऑफ द डायमेंशन या एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन। तो मैं थोड़ा सा डायमेंशन के एप्लीकेशन पे भी बात कर रहा हूं कि डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन, तो डायमेंशन का जो एप्लीकेशन है, पहला तो है कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, पहला एप्लीकेशन। जैसे अभी अभी हमने लिखा था न्यूटन को डायन में बदलना, तो कहां से पता करेंगे, डायमेंशन से कर सकते, कन्वर्जन ऑफ
वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। दूसरा क्या पता करते हैं, कन्वर्ज कर दिया आपका। दूसरा आपका पता करते हैं कि जो फॉर्मूला दिया गया है वो फॉर्मूला गलत है या सही, यानी फॉर्मूले को चेक करते हैं। एक तो आपने कन्वर्जन कर लिया, दूसरे फॉर्मूले को चेक करते हैं कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, तीसरा फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। तो कितने एप्लीकेशन हो गए आपके, 3 एप्लीकेशन हो गया। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अदर सिस्टम फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन क्या आ गया, उस फॉर्मूले को चेक करेंगे कि वो फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है, दूसरा आ गया। तीसरा आप इस बात की जानकारी करोगे राइट रॉन्ग पता करने के बाद कि फॉर्मूले का जो फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करें। तो इन 3 तरीके से हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और एप्लीकेशन भी कह सकते हैं कि अगर आपको क्वांटिटी पता है, फिजिकल क्वांटिटी, तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी के बिहाफ पर ये भी बता सकते हैं कि वो क्वांटिटी जो है उस क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा। मुझे लगता है कि मेरी बात आप तक पहुंच गई। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अदर सिस्टम पहला, दूसरा क्या हो गया, चलिए कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अदर सिस्टम एक हो गया, टू चेक द फॉर्मूला, टू ड्राइव द फॉर्मूला। ये 3 पार्ट आपके डायमेंशन में हैं। अब आप अभी कहें तो मैं अभी कर दूं या नेक्स्ट क्लास में करूं, जैसा आप बोलें। एक तो कन्वर्ज करना हो गया फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला चेक करना होगा, फॉर्मूले को चेक करेंगे, तीसरा फॉर्मूले को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो ये 3 एप्लीकेशन जनरली है, या चौथा एप्लीकेशन भी मानना हो तो मान लो कि ये यूनिट के बारे में जानकारी दे देगा। ये चलो मैं कन्वर्जन पे अभी बात कर लेता हूँ। अगर हम कन्वर्जन पे बात करें तो जैसा कि आपको बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, न्यूमेरिकल नंबर एंड यूनिट। सो आपने ये भी देखा था कि न्यूमेरिकल नंबर यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर आपने देखा था यूनिट इंक्रीज कर दें तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। मुझे लगता है ये भी आपको आइडिया आ गया। ठीक है, ऐसा भी शायद मैंने लिखवाया था, n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। न्यूमेरिकल नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट किसी भी सिस्टम में कांस्टेंट होता है। अगर ये आइडिया है तो इसी के बिहाफ पर एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है। n2 अननोन नंबर है, निकालना है, जिसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। n1 नोन नंबर है, यहां आएगा m1 ओवर m2 की पावर a। ए क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का मास का जो डायमेंशन है वो हो गया। L1 ओवर L2 की पावर b, T1 ओवर T2 की पावर c। टाइम का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन लिख दिया। ऐसे अगर डायरेक्ट ना भी समझ में आए तो एक न्यूमेरिकल के द्वारा बात कर लें तो ज़्यादा अच्छे से समझ। चलो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एक न्यूमेरिकल लूंगा तो मेरी बात आप तक बहुत अच्छे से पहुंच जाएगी। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर ले लिया मैंने, एग्जाम्पल ले लिया। कोई सी क्वांटिटी का लेना हो वो जो आप बोल दोगे उसका ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर दिया गया है, डेंसिटी ऑफ वाटर है डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्ट इट SI, ये CGS में दिया गया है, सेंटीमीटर ग्राम ये CGS में दिया, इसको SI में कन्वर्ट करना। ठीक है, कन्वर्ट इट SI मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना। ये आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया। तो सॉल्यूशन लिखना है तो सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन। तो अगर आपने इसका डायमेंशन लिखा मान लो तो क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी
अब डायमेंशन कैसे पता होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का? जब आपको उसका फॉर्मूला पता हो। सो आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। कहाँ लिखा था जी? जब हम वाटर की किलोग्राम की डेफिनेशन लिख रहे थे। अब मास को लिखते हैं कैपिटल एम से, वॉल्यूम को एल क्यू से लिखेंगे। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया? एम एल माइनस 3 टी माइनस 0। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था N2 इक्वल टू, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा इसलिए व्हाइट ही ले लूं, N2 इक्वल टू N1। क्या लिखा था? M1 ओवर M2 की पावर A, L1 ओवर L2 की पावर B। ये कुछ आगे पीछे लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, A और B कोई फिक्स रूल नहीं है। T1 ओवर T2 की पावर C, ये हो गया। ये कहलाता अननोन वैल्यू। N2 क्या कहलाती? अननोन। ये नॉन कहलाती। और ऊपर हमेशा नॉन, ऊपर न्यूमिनेटर में नॉन होता है और नीचे क्या होता है? अननोन। जब सॉल्यूशन लिखोगे तो ध्यान रखना न्यूमिनेटर में क्या आएगा? नॉन वैल्यू आएगी और यहाँ क्या आएगा? अननोन वैल्यू आएगी। इस तरीके से बात होगी। अब बताओ N2 निकालना है तो N2 इक्वल टू कितना आ गया? N2 इक्वल टू N1 कितना है? 1। अब बताओ नोन क्या था? मास का डेंसिटी का यूनिट था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम में दिया था, किलोग्राम में बदलना चाहते तो ग्राम नोन हो गया और इसको किलोग्राम में बदलना चाहते। और आपने अभी डेंसिटी का डायमेंशन क्या लिखा था? ML3 T0। पहले वाले पेज पे लिखा था, मैं यहीं लिख ले रहा हूँ या यहाँ मिटा दे रहा हूँ। आप समझ पा रहे हैं? डेंसिटी का डायमेंशन लिखे तो m की पावर कितना हो गया? लिख लूँ, नहीं तो बार बार आपको ये लगेगा कि क्या कर रहे हैं जी। तो देखो यहाँ पे डेंसिटी का डायमेंशन लिखा था, इसकी पावर 1 आ जाएगा। L1 है आपका सेंटीमीटर में दिया गया था और मीटर में बदलना चाहते, इसकी पावर -3 था। जहां तक सेकंड का सवाल है, सेकंड बाई सेकंड की पावर कितना आ जाएगा? 0। कुछ था ही नहीं। डायमेंशन डेंसिटी का पता चल गया था ना। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी पता चला था ML3T0। यहां से मैंने m की पावर 1 है, l की पावर -3 है, ठीक है। ऊपर हमने क्या कहा? नॉन टर्म रखेंगे हमेशा और नीचे नॉन माने जो आपको ग्राम दिया था, सेंटीमीटर दिया था, किलोग्राम मीटर में बदलना चाहते। न्यूमेरिकल नंबर 1 दिया था। अब इसको एक ही सिस्टम में बदल लो, या तो पूरे को किलोग्राम में कर लो या ग्राम में। तो अगर ग्राम को किलोग्राम, ये तो आपका ग्राम था और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होगा की पावर 1, या पूरे को किलोग्राम में बदल लेते सेंटीमीटर, और मीटर का मतलब होगा 100 सेंटीमीटर की पावर 3 माइनस में, ये तो 0, किसी की पावर 0 1 ही होता। अब ये क्या आ गया? यहाँ आ गया 1/1000, यहाँ क्या आ गया? 100 इंटू 100 इंटू 100 और 10 टू द पावर कितना आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया? किलोग्राम पर मीटर की। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर कितना हो गया? 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया। इस तरीके से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका एप्लीकेशन था टू चेक द फॉर्मूला। मैं आज कुछ कर लेना चाहता हूं आगे तक, ताकि कल हम सीधे क्वेश्चन पे जा सकें। टू चेक द फॉर्मूला। फॉर्मूले को हमें चेक करना है, तो फॉर्मूले को चेक करेंगे तो क्या होगा कि फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। सपोज करो एक फॉर्मूला ऐसा दिया है, आपको बताना कि दिस फॉर्मूला इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? एस लिख दिया, एस इक्वल टू हाफ AT। एक और बात बता दें, न्यूमेरिकल नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। किस किस का डायमेंशन नहीं होगा वो अभी रूल में भी बताएंगे, लेकिन अब ये इतना बता दे रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर का कोई डायमेंशन।
एस यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ए है एक्सीलरेशन, टी टाइम, एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, ए है एक्सीलरेशन, टी है टाइम। ये आपका दिया गया, आपको बताना ये फॉर्मूला सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ एलएचएस। डायमेंशन ऑफ एल एच एस, तो क्या आ गया एल एच एस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एल होगा, जिसको लिख सकते हैं एम नॉट एल टी नॉट। ये डायमेंशन ऑफ एल एच एस आ गया। फिर आएगा डायमेंशन ऑफ आर एच एस, आर एच एस, आर एच एस का डायमेंशन निकालोगे तो हाफ का तो कोई होगा नहीं, एक्सीलरेशन का होता है एल टी माइनस टू और इसका टी है, ठीक है, टाइम का टी है। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, एम नॉट एल टी माइनस वन। अब एल एच एस का डायमेंशन आर एच एस के डायमेंशन के बराबर नहीं है। सो इन द डायमेंशनल इक्विलिब्रियम डायमेंशन ऑफ बोथ साइड आर नॉट इक्वल, दिस इम्प्लाइड दैट दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। कई बार आप आईआईटी के जब एग्जाम में देखोगे बेटा, तो एक चीज और फील करोगे कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के बाद कोई क्वेश्चन निकलेगा और सपोज करो टाइम पीरियड निकाल रहे हो, बहुत लंबी कई चीज़ें दी गई और एक बॉब है जो कि किसी लिक्विड में पार्शियली था, उसको थोड़ा सा डिप कर दिया, उसकी कुछ विस्कोसिटी दे दी उस लिक्विड की, टाइम पीरियड निकालना है, पता चला कि बाइंड फोर्स भी काम कर रहा, थर्स्ट फोर्स, विस्कस फोर्स भी काम कर रहा, ग्रेविटी भी काम कर रही है, और भी कई चीज़ें उस पर डाल दी, मान लो पार्टिकल पे चार्ज दे दिया तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी काम कर रहा, और टाइम पीरियड निकाला और ईमानदारी से कैलकुलेट किया और पता चला कि 10 मिनट में आंसर आया। और पता चला कि अगर चारों ऑप्शन पे नजर डालें तो एक ही टाइम पीरियड की डायमेंशन बताना है, तो एक ही टाइम पीरियड की मान लो डायमेंशन बता रहा, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायमेंशन से सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शनल सेकंड में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन डायमेंशन से ही आ जाएंगे, मान लो चारों के डायमेंशन टाइम से मैच कर जाए तो तब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, पर जनरली ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखा जाता है। इसलिए डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये बेसिक है। आप ऐसा मान लो कि 11th का जो बेसिक्स है वो डायमेंशन से ही स्टार्ट होता है। सो आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में, इन द डायमेंशनल इक्विलिब्रियम डायमेंशन ऑफ बोथ साइड आर नॉट इक्वल, इन द डायमेंशनल इक्विलिब्रियम ये लिख दिया डायमेंशनल इक्विलिब्रियम dimension of both side are not equal, dimension of LHS is not equal to dimension of RHS, dimension of RHS, this implied that this formula is dimensionally incorrect, is dimensionally incorrect। ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो इस फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट करना है तो तीसरा एप्लीकेशन आएगा टू ड्राइव द फॉर्मूला। आज एक और एप्लीकेशन कर देते और फिर क्लास को ओवर कर देंगे। टू ड्राइव द फॉर्मूला, फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हैं। तो अगर फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हैं तो एस यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा था, आप चेक करो, एस किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की पावर एक्स कर दिया और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम की पावर वाई कर दी, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब पावर ही तो गलत हो रही है। एस इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, एस इक्वल टू आ जाएगा के, यहां तक नहीं लिखना है, ये कट गया होगा,
थोड़ा सा फिर से इधर आ जाए, तो s इक्वल टू कितना आ गया बताओ, k a की पावर x t की पावर, वेयर k क्या है, वेयर k है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, वेयर k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक, अब दोनों तरफ का डायमेंशन लिखा, तो इस तरफ का डायमेंशन क्या है, एम नॉट एल टी नॉट। के तो हमने पहले बताया कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसको लिखोगे तो इसका डायमेंशन है एल टी की पावर -2 पावर एक्स आ गया, यहाँ टी की पावर वाई। अब दोनों तरफ के वेरिएबल्स के पावर को कंपेयर कराएं। यहाँ बताओ एल की पावर कितना है, एक्स है, यहाँ एल की पावर कितना है, 1 है, तो कंपेयर कराओगे तो x इक्वल टू 1 आ गया। चेक करो बेटा, यहाँ t की पावर चेक करो तो t की पावर है -2x, यहाँ t की पावर y तो 2x प्लस वाई, यहाँ t की पावर 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2x, कितना आ गया बताओ, 2 आ गया। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो s इक्वल टू कितना आ गया, k a x रखोगे तो बनाएगा t की पावर 2। अब k की जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2 आती है या 1/4 जो भी आती, वो भी डायमेंशन के द्वारा सॉल्व नहीं करी जा सकती। तो डायमेंशन का दूसरा डीमेरिट्स पता चल गया कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू इस फॉर्मूले के बिहाफ पर, ये एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे पता चलता है। s इक्वल टू आ गया k/2, ये हमने सही फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। मुझे लगता है यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। फिर से स्टूडेंट से एक अपनी बात फिर से रखूँगा बेटा, कि अगर आपकी मेरा जो टीचिंग पैटर्न है या मेरी क्लास आप लोगों को सूट करती है, अच्छी लगती है, तो बस एक ही हम्बल कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और अपने कमेंट्स दें, व्यू भी रखें कि कैसा चाहते आप, क्या चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें बेटा, इतना काम आपको करना है। और मैं पूरी 11th का पोर्शन मैंने कहा था अप टू द IIT एडवांस तक ले जाऊंगा, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा विद फॉर्मूले डेरिवेशन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इसी टॉपिक पे आगे करूंगा। 11th 12th साइमल्टेनियसली मैंने आज से स्टार्ट कर दिया। 12th तो मेरा 2 दिन पहले से चल रहा था, आज से मैंने 11th भी स्टार्ट कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच बेटा।